यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। हालांकि जयपुर शहर में मध्य गर्मियों के दिनों में अब भी गर्मी भट्टी जैसी थी, लेकिन रात की ठंडी हवा त्वचा पर सुखद महसूस होती थी। भले ही जयपुर एक व्यस्त महानगर है, लेकिन अब आधी रात बीत चुकी थी, इसलिए सड़कों पर बहुत कम लोग थे, क्योंकि अधिकतर लोगों को अगली सुबह काम पर जाना था। जयपुर शहर के दक्षिण पूर्व दिशा में एक बड़ा पुल है, जिसे जयपुर ब्रिज कहा जाता है। उसका ढांचा अब कुछ पुराना और धुंधला सा दिखता है, जिससे उसकी उम्र साफ झलकती है। पुल के पास लगभग कोई पैदल यात्री नहीं था, क्योंकि ये पुल अब लगभग छोड़ दिया गया है। 2 साल पहले जयपुर नगर निगम ने इसी से कुछ किलोमीटर दूर एक नया पुल बना दिया था, जिससे इस पुराने पुल का इस्तेमाल अब शायद ही कोई करता हो। और अब जब रात बहुत गहरा चुकी थी, तो वहां लोगों की मौजूदगी और भी कम हो गई थी। लेकिन इसी समय पुल के पास एक लाल बिंदु चमक रहा था, कभी तेज कभी मंद। वह एक सिगरेट का सुलगता सिरा था। जहां धुआं होता है, वहां कोई ना कोई जरूर होता है। अगर कोई नजदीक से देखता, तो पाता कि 20-22 साल का एक युवक वहां मूर्ति की तरह खड़ा था, मानो वो रात के अंधेरे में घुल गया हो। अगर वो बीच बीच में सिगरेट न पीता, तो शायद किसी का ध्यान उस पर जाता ही नहीं। एक तेज हवा आई, जिससे उसकी पेशानी पर गिरे हल्के लंबे बाल उड़ने लगे। उसकी आंखें गहरी थीं, और उनमें थकान और अनुभव की छाया थी, जैसे उनमें अनगिनत कहानियां छुपी हों। वो शांत नजरों से दूर बहते पानी को देख रहा था, पता नहीं किस सोच में डूबा था। कोई नहीं जानता था कि वो वहां पिछले 3 घंटे और 43 मिनटों से खड़ा था, बिना एक भी कदम हिलाए। लेकिन इस वक्त वो अकेला नहीं था। उससे 10 मीटर दूर एक लंबी बालों वाली लड़की भी खड़ी थी, चुपचाप दूर देखती हुई। वो लड़की भी वहां आधे घंटे से खड़ी थी, और इस दौरान दोनों में एक भी शब्द नहीं बोला गया। आखिरकार वे एक दूसरे के लिए सिर्फ अजनबी थे। टक टक टक। अचानक ऊंची एड़ी की चप्पलों की आवाज पुल की शांत रात में गूंजने लगी। एक सिगरेट मिलेगी? लंबे बालों वाली लड़की उसके पास आई और सहजता से पूछा। आदित्य थोड़ा चौंका, उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की उससे सिगरेट मांगेगी। फिर उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट उसकी ओर बढ़ा दी। धन्यवाद। लड़की ने अपनी पतली, सफेद उंगलियां बढ़ाईं और सिगरेट को होठों के बीच रख लिया। आदित्य ने देखा कि उसके कपड़ों में जेब नहीं थी, और शायद उसके पास लाइटर भी नहीं था। उसने हवा से बचाते हुए हाथ फैलाया और लाइटर जलाया। लड़की ने अपने कंधे तक के बाल पीछे हटाए, सिर हल्का झुकाया और लौ की ओर झुक गई। एक हल्की सी खुशबू उसके पास तक आ गई, और लौ की रोशनी में आदित्य ने पहली बार उस लड़की का चेहरा देखा और उसका दिल कांप उठा। उसकी त्वचा मलाई जैसी मुलायम, आंखें जैसे गहरे जल सरोवर, और होठों पर हल्की सी नमी के साथ एक खास तरह की मासूमियत। चेहरा बिल्कुल नक्काशीदार अंडाकार। पर आदित्य का दिल केवल उसकी सुंदरता से नहीं कांपा, बल्कि उस चेहरे पर छुपा हुआ गहरा द्वेष ज्यादा भारी था। ये सब एक पल में हुआ। लड़की ने सिगरेट सुलगाई, सीधी खड़ी हुई और फिर एक गहरा कश लिया। सिगरेट पीने से कुछ हासिल नहीं होता। आदित्य कुछ देर सोचकर बोला, उसकी नजर अब भी दूर पानी की ओर थी। उसकी बात सुनकर लड़की उसकी ओर मुड़ी, शायद उसने नहीं सोचा था कि वह कुछ कहेगा। वो कुछ पल रुकी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कुछ तो करना पड़ता है। आज की रात बीत जाए, तो शायद कल थोड़ा बेहतर होगा। आदित्य ने धीरे से कहा, पता नहीं वो लड़की से कह रहा था या खुद से। रिया का दिल थोड़ी देर के लिए कांप गया, फिर वह बोली, क्या ये वाकई कुछ बदलेगा? शायद। आदित्य ने बुदबुदाते हुए अंतिम कश लिया, फिर अपनी उंगलियों से सुलगता सिरा उछाला, वो हवा में एक गोल चक्कर काटता हुआ पानी में जा गिरा। मैं जा रहा हूं। आदित्य पुल की ओर बढ़ा और जाते जाते एक हाथ से पीछे इशारा किया। लेकिन वो कुछ ही कदम चला था कि एक धप की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पलटा और देखा कि पुल पर अब लड़की नहीं थी। वो घबरा गया, दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां लड़की खड़ी थी। नीचे नदी में गोल लहरियां फैल रही थीं, और रिया कहीं नहीं दिख रही थी। उसने जल्दी से अपने जूते उतारे और नदी में छलांग लगा दी। सौभाग्य से बहाव तेज नहीं था, और वहीं पास में उसे लड़की पानी में डूबती हुई दिखाई दी।
आदित्य नीचे तैरा, उसे उठाया और धीरे धीरे किनारे की ओर लाया। उठो, उठो। उसने उसके गालों पर हल्के थपेड़े मारे, लेकिन लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब उसने छाती पर दोनों हाथ रखकर दबाना शुरू किया। जब फिर भी कोई असर नहीं हुआ, तो आदित्य ने गहरी सांस ली, उसकी नाक बंद की, होठों को हल्का सा खोला और अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। अब सोचने का समय नहीं था। भले ही आदित्य कोई सज्जन न रहा हो, मगर किसी बेसुध पर हाथ रखना उसकी फितरत नहीं थी। कुछ बार छाती दबाने और सांस देने के बाद लड़की ने अचानक एक झटका खाया, पानी की धार निकाली और धीरे धीरे आंखें खोलीं। आखिर उठी तो सही, हाँफते हुए बोला आदित्य, थक गया मैं। बस थोड़ा सा काम किया और इतना थक गया। अगर मेरी नाभि ऊर्जा दंतियन अभी भी होती, तो क्या ऐसी हालत होती मेरी। उसने हल्की हंसी के साथ खुद से कहा, सच में वो अब बस एक टूटा हुआ आदमी था। क्या ऐसा क्या हो गया कि तुमने ये सब करने का फैसला किया? आदित्य ने धीरे से पूछा और फिर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें एकदम ठिठक गईं। लड़की के गीले कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, जिससे उसकी काया की हर रेखा उभरकर सामने थी। अब तक वो सिर्फ उसे बचाने में व्यस्त था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब, जब सांस लेने की फुर्सत मिली, तो उसकी सुंदरता एक पल के लिए हैरान कर गई। हालांकि आदित्य को ये उम्मीद नहीं थी कि वो औरत न सिर्फ चेहरे से, बल्कि कद काठी से भी इतनी शानदार होगी, फिर भी उसकी नजरों में जरा भी वासना नहीं थी। आदित्य के लिए, वो पहले ही असंख्य खूबसूरत औरतें देख चुका था। भले ही सामने खड़ी औरत उन सब से ऊपर गिनी जा सकती थी जिन्हें उसने अब तक देखा था, फिर भी आदित्य के मन में कोई इच्छा नहीं जगी। शहर की जिंदगी में लौटने के बाद से वो बहुत सी चीजों से खुद को अलग कर चुका था। तुमने मुझे बचाया ही क्यों? वो महिला जमीन पर लेटी हुई थी और उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसके लहजे में कोई भावना नहीं थी। उसकी आंखें, जिनमें जीवन की चमक होनी चाहिए थी, अब एकदम सूनी थी, जैसे उसमें कोई जान बाकी न रही हो। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, जब तक जिंदा हो, उम्मीद बाकी है। आदित्य ने घास की एक छोटी सी पत्ती तोड़ी और उसे मुंह में रख लिया। उम्मीद। महिला बुदबुदाई, मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा। वो उस आदमी और उस परिवार के बारे में सोचते ही फिर से उस लाचारी से भर उठी, जैसे कुछ देर पहले नदी में महसूस हुआ था, कुछ पकड़ने की कोशिश में हाथ खाली रह जाना। मौत के सिवा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें दिख नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। लेकिन अगर तुम अब मर गई, तो वो उम्मीद सच में खत्म हो जाएगी। आदित्य खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और बोला, अब मुझे जाना है। अगर तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आया और तुम मरने का फैसला लेती हो, तो मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात कह दूं, मरना तो सबसे आसान रास्ता है, असली हिम्मत तो जिंदा रहने में है। और ये याद रखना, तुम्हें छोड़कर तुम्हारी हालत पर कोई और तरस नहीं खाएगा। इतना कहकर आदित्य बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसके लिए उसने जो बन पड़ा, कर दिया। अगर वो औरत वाकई मरने का रास्ता चुनती, तो उसे रत्ती भर भी पछतावा नहीं होता। जैसा कि उसने कहा था, इंसान को खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी होती है। ग्रैंड समृद्धि एन्क्लेव जयपुर शहर की सबसे महंगी और आलीशान कॉलोनियों में से एक था। चूंकि राजस्थान अब देश के सबसे विकसित राज्यों में गिना जाता है और जयपुर वहां का सबसे समृद्ध शहर है, तो यहां रहने वाले लोगों का स्तर अपने आप समझा जा सकता है। आदित्य धीरे धीरे दौड़ते हुए ग्रैंड समृद्धि एन्क्लेव के गेट पर पहुंचा। इस वक्त अधिकतर बत्तियां बुझ चुकी थीं। उसकी टी शर्ट और शॉर्ट्स मुश्किल से कुछ 100 रुपए की रही होगी, और उसे देखकर गार्ड बूथ में बैठा मोटा गार्ड उपहास के स्वर में बोला, क्या किस्मत पाई है इस बंदे ने। सुना है मैडम रुचिका के साथ रहता है। बगल में खड़ा एक छोटा सा गार्ड जलन से बोला, शायद कोई रिश्तेदार हो, वरना कौन मानेगा। कहाँ रिश्तेदार? रुचिका मैडम तो जयपुर की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती है। भला वो ऐसे फटीचर में क्या देखेगी। लेकिन साथ रहने का सपना तो कितनों का होता है। मोटे गार्ड के चेहरे पर ख्वाब जैसे तैरने लगे। साथ रहना छोड़ो, अगर एक बार उसके साथ खाना खाने का मौका मिले, तो 5 साल की उम्र दे दूं। ये सुनकर बाकी गार्ड भी सिर हिलाकर सहमति जताने लगे। क्या बकवास कर रहे हो? अचानक एक अधेड़ उम्र का गार्ड पीछे से आया और मोटे गार्ड के सिर पर चपत मारी। तुम जैसे लोगों का तो 10 साल भी चले जाएं, तब भी कोई उम्मीद नहीं। अब चलो, गश्त पर जाओ। मोटा गार्ड सिर खुजाता हुआ मुस्कुराया, चलते हैं साहब, चलते हैं। और वो बाकी गार्डों के साथ निकल गया।
उधर आदित्य को इन सब बातों की भनक तक नहीं थी। वो अब उस स्वतंत्र विला के दरवाजे तक पहुंच चुका था, जहां उसका चेहरा बदल चुका था। अब उसमें वही उदासी और लापरवाही थी जो अक्सर उसके भीतर रहती थी। उसने चाबी निकाली, दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर घुसने ही वाला था कि देखा, लाइट अब भी जल रही थी। सोफे पर एक महिला बैठी थी, लगभग 25 साल की, बेहद खूबसूरत। ये वो चेहरा था जिसे देखकर कोई भी कभी भूल नहीं सकता। यहाँ तक कि आदित्य जैसा आदमी, जिसने जाने कितनी सुंदर औरतें देखी थीं, पहली बार उसे देखकर कुछ पल के लिए सिहर उठा था। पहली नजर में शहर को मोहित कर दे, और दूसरी नजर में देश को। उसके चेहरे की हर रेखा जैसे खुदा ने फुर्सत से बनाई हो, उसकी आंखें, पतली ऊंची नाक और गुलाबी नमीले होठ, सब कुछ अनोखा था। कई औरतों की जलन का कारण सिर्फ उसका चेहरा नहीं, उसकी काया भी थी, परिपूर्ण अनुपात, लहराते हुए अंग, एकदम गड़ी हुई। इस वक्त वो एक हाथी दांत रंग के सिल्की नाइटगाउन में थी, जिससे उसका दूध सा गोरा रंग कुछ कुछ झांकता हुआ नजर आ रहा था। मगर अब आदित्य के मन में पहले जैसी कोई भावना नहीं थी, क्योंकि ये औरत बहुत ठंडी थी, उससे भी ज्यादा ठंडी, जितनी ठंडी साइबेरिया की बर्फ हो सकती है। वो अक्सर सोचता, रुचिका, नाम उसके लिए कितना सही है, जैसे बर्फ की तरह ठंडी। लेकिन फिर भी आदित्य को ये सब सहना पड़ता था, क्योंकि रुचिका उसकी पत्नी थी। हाँ, वही रुचिका जिसे लोग देवी की तरह पूजते थे, वही जयपुर की सबसे सुंदर महिला, वही थी आदित्य की पत्नी। अगर ये बात बाहर निकलती, तो सिर्फ जयपुर ही नहीं, पूरा देश चौंक जाता। और शायद रुचिका के चाहने वाले उसे जिंदा ही नदी में फेंक देते। पर अभी तक आदित्य इसलिए सुरक्षित था क्योंकि सिवाय रुचिका के परिवार और उसके गुरु के, किसी को कुछ नहीं पता था। रुचिका के घर में भी सिर्फ उसके माता पिता और दादा को ही पता था, बाकी परिवार ने तो आदित्य को कभी देखा तक नहीं था। दोनों ने बस रजिस्ट्रार दफ्तर जाकर शादी की थी। बाकी रिश्तेदारों को सिर्फ इतना बताया गया था कि ऐसा कोई लड़का है। लेकिन आदित्य को कभी भी इस रिश्ते पर कोई गर्व नहीं हुआ, क्योंकि इन 6 महीनों में ना तो उन दोनों ने कभी हाथ थामा, ना ही कुछ और। वो कुछ चाहता भी नहीं था, मगर पति पत्नी का इतना तो हक होता है कि इंसानियत से एक दूसरे से पेश आएं। मगर हर बार जब रुचिका उसे देखती, उसकी आंखों में नफरत होती, जैसे आदित्य उसका कोई दुश्मन हो। और सच में, रुचिका के दिल में आदित्य उसके लिए दुश्मन से कम नहीं था। उसके सपनों का राजकुमार कोई और था, जो कलम से दुनिया बदल दे और तलवार से शांति बनाए। अगर उसके दादाजी ने ऑपरेशन न करवाने की जिद और शर्त न रखी होती, तो क्या वो कभी आदित्य जैसे बेरोजगार से शादी करती? रुचिका को नहीं पता था कि उसने कितनी रातें अपने आंसुओं में बिताई थी, सोचते हुए कि उसके दादाजी ने उसे ऐसा जीवन क्यों सौंपा। मगर ये तकलीफ सिर्फ रुचिका की नहीं थी, आदित्य भी अंदर से टूट चुका था। अगर वो घटना न होती, अगर उसकी आंतरिक ऊर्जा दंतिन नष्ट न हुई होती, अगर जीवन के प्रति वो निराश न हुआ होता, तो क्या वो अपने गुरु की जिद पर किसी अजनबी लड़की से शादी कर लेता? भले ही वो अप्सरा जैसी ही क्यों ना हो। अब उसे पछतावा था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था? जब आदित्य अंदर पहुंचा, तो रुचिका ने उसकी ओर देखा। उसके कपड़े गीले थे। उसने हल्की भौहें चढ़ाईं। आदित्य ने भी वो देखा, पर बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ गया और सिगरेट जला ली। उसने पैर टेबल से टकराए, पीछे झुककर धुआं उड़ाया और उसकी लहर छत की ओर उठ गई। रुचिका ने अपनी नाक ढकी और घृणा से चेहरा फेर लिया। बोलो, क्या बात है? इतना क्यों रुकी रही? आदित्य ने बिना उसकी ओर देखे पूछा। उसे कोई भ्रम नहीं था कि रुचिका उसके लिए चिंता कर रही थी। रुचिका ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में बोली, कल मेरी माँ का जन्मदिन है। हमें साथ चलना है पुराने घर पर खाने के लिए। ठीक है, समझ गया। आदित्य ने सिगरेट बुझाए और ऊपर की ओर बढ़ गया। रुचिका ने इतनी देर सिर्फ ये कहने के लिए इंतजार किया था। उसके पास आदित्य का नंबर तक नहीं था, और दोनों का समय भी मेल नहीं खाता था, इसलिए उसे उसका लौटने का इंतजार करना पड़ा। इस बात से ही उनके रिश्ते की अजीब स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि पति पत्नी के पास एक दूसरे का नंबर भी नहीं था। रुचिका ने आदित्य की जाती हुई पीठ को देखा, सिर हिलाया और खुद भी चुपचाप ऊपर चली गई। दोनों अपने अपने कमरों में बिना एक शब्द कहे चले गए। अपने कमरे में लौटने के बाद आदित्य ने लाइट नहीं जलाई। वह चुपचाप पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद की और अपनी साधना विधि का अभ्यास करने लगा। 1 घंटे बाद आदित्य ने आंखें खोलीं और बेबस होकर एक लंबी सांस ली। अब भी कोई असर नहीं, टूटा हुआ दंतियान अब तक ठीक नहीं हो पाया।
1 साल हो गया, लगता है सच में कोई उम्मीद नहीं बची। वह थककर पलंग पर लेट गया और छत को देखने लगा। पूरे साल में उसने दिन में कई बार साधना की, हर बार ये देखने के लिए कि दंतयान में कोई बदलाव आया या नहीं, लेकिन हर बार निराशा ही मिली, और अब तो जैसे उसे आदत सी हो गई थी। दंतयान के टूटने की बात सोचकर उसकी यादें फिर उसी घटना की ओर लौट गईं। हालांकि 1 साल बीत चुका था, लेकिन वह अब तक ये नहीं समझ पाया कि वह भाई, जिसने उसके साथ जान की बाजी लगाई थी, आखिर उसे धोखा कैसे दे गया। उसने आदित्य को कई क्यू रिफाइनमेंट पीक स्तर और कुछ लेट स्टेज साधकों के बीच फंसा दिया था। उसी घटना में उसका दंतयान टूट गया और उसकी शक्ति, जो मलिन एक्सपेंशन के कगार पर थी, शून्य हो गई। उसने जो काल मंदिर खड़ा किया था, उसे भी वही भाई छीन ले गया। अगर वह गहरे खड्ड में न गिरा होता और सबको मरा हुआ न लगता, तो शायद उसे इतनी शांति कभी न मिलती। तपन, तुमने ऐसा क्यों किया? आदित्य की मुट्ठियां कस गईं, और उसके हाथों से खून टपकने लगा, पर उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। आदित्य के लिए, अपनी शक्ति खोना या संस्था छिन जाना उतना पीड़ादायक नहीं था, जितना कि उस भाई का धोखा। इसी कारण से वह टूट चुका था और कई बार आत्महत्या करने का भी विचार उसके मन में आया। अगर उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य अधूरा न होता, तो शायद वह आज जीवित न होता। उसी उम्मीद ने उसे घायल अवस्था में कुनलुन पर्वतों की तलहटी तक खींचा, जहां उसके पुराने गुरु एक झोपड़ी में रहते थे। उसके मन को जिंदा रखने वाली बात उसके माता पिता की मृत्यु का सच था। वह वर्षों से इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ बेहद ताकतवर परिवारों के जुड़ाव के कारण उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी थी। भले ही आदित्य उन्हीं शक्तिशाली परिवारों से संबंध रखता था, पर उसके माता पिता की मृत्यु के बाद, जब वह 6 साल का था, सुवेदी परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था। अब उसके पास उस परिवार की कुछ ही धुंधली यादें बची थीं। हालांकि आज आदित्य पूरी तरह शक्तिहीन नहीं था, आखिरकार वह कभी पश्चिमी अंधकार जगत का निर्विवाद शासक रह चुका था। उसके पास आज भी छिपे हुए संसाधन थे, जो कालमंदिर की असली शक्ति थे। लेकिन वह उन्हें कभी यूं ही उजागर नहीं करता। पिछली घटना इतनी अचानक हुई थी कि उसे अपनी छिपी शक्तियों को सक्रिय करने का मौका ही नहीं मिला। साथ ही, उस घटना के बाद उसका दुनिया जीतने का जुनून भी खत्म हो गया। अब वह सिर्फ एक शांत और सामान्य जीवन चाहता था। पर अगर उसे अपने माता पिता की मृत्यु का सच जानना है, तो उसे यांजिंग के उन सर्वोच्च परिवारों से टकराना ही होगा, जिनकी शक्ति समुद्र जैसी अथाह है। लगता है सिर्फ छिपी ताकतें ही काफी नहीं, मुझे खुद भी पहले जैसा शक्तिशाली बनना पड़ेगा। आदित्य बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही उसने अपने दंतयान को देखा, उसकी नजरें फिर से बुझ गईं। ठीक है, जब साधारण विधियां बेअसर हो चुकी हैं, तो क्यों न अब उस विधि को आजमाया जाए। अचानक, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरा और पलंग के नीचे रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक को खींच निकाला। संदूक धूल से ढका था, काफी समय से नहीं छुआ गया था। उसने दराज से एक छोटी चाबी निकाली और संदूक खोल दिया। साधारण दिखने वाले उस संदूक में असाधारण खजाने थे, जिन्हें अगर कोई बाहर लाता, तो संग्रहकर्ताओं की दुनिया में तहलका मच जाता। पर आदित्य ने उनकी ओर एक बार भी नहीं देखा। उसने उन वस्तुओं को बेरुखी से एक तरफ हटा दिया, जैसे उनका कोई मूल्य ही न हो। अंत में जब उसकी नजर एक पीले, पुराने भेड़ की खाल के पन्ने पर पड़ी, तो उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। उसने उस खाल को धीरे से उठाया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्योंकि यही उसकी आखिरी उम्मीद थी, दोबारा साधना शुरू करने की। उस खाल का स्रोत उसे आज तक ज्ञात नहीं था, पर जब उसे 5 साल की उम्र में सुवेदी परिवार से निकाला गया था, तब से वह उसके पास थी। उसमें एक साधना विधि दर्ज थी, नवयम दिव्य साधना। इस विधि को अपनाने के लिए पहली शर्त थी दंतयान को पूरी तरह तोड़ना और उसे फिर से बनाना। इसी कारण से आदित्य ने इसे आज तक नहीं अपनाया था। कोई भी योद्धा अपने दंतयान को स्वयं नष्ट नहीं करता। साथ ही, ये साधना पद्धति अन्य विधियों से बिल्कुल भिन्न और विचित्र थी। उसके पुराने गुरु ने भी कहा था कि यह विधि जितनी तेज और शक्तिशाली है, उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि इसमें 3 महासंकट होते हैं। हर संकट जीवन और मृत्यु की सीमा पर ले जाता है, और जो तीनों पार कर ले, वह चमत्कार से कम नहीं होता। फिर भी, आदित्य ने ये रास्ता चुनने का निश्चय किया, क्योंकि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। और फिर, उसका दंतयान तो पहले से ही टूटा हुआ था। शायद यही उसकी नियति थी। इसके अलावा एक और कारण था इस विधि को अपनाने का। हर बार जब वह इस खाल को छूता था,
उसे एक परिचित सी अनुभूति होती थी, जैसे उसका संबंध किसी प्राचीन रक्त स्मृति से हो। अब भी जब उसने खाल को हाथ लगाया, उसे वही भाव फिर से महसूस हुआ, एक गहरा, आदिकालीन संबंध। उसने खाल को ध्यान से देखा, फिर पलंग पर लौटकर पालथी मारकर बैठ गया और विधि के पहले चरण का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि यह तकनीक सामान्य विधियों से बिल्कुल अलग थी। पर उसकी प्रतिभा असाधारण थी। 1 घंटे की कोशिश के बाद उसे धीरे धीरे इसका मूल तत्व समझ में आने लगा। पहले चक्र के बाद ही उसे एक हलचल महसूस हुई, उसका निष्क्रिय दंत्यान थोड़ी सी प्रतिक्रिया देने लगा था। उसने उत्साह को दबाया और साधना जारी रखी। समय बीतने के साथ, उसका टूटा हुआ दंत्यान धीरे धीरे पुनः संचित होने लगा। वह जानता था कि यह अभी सिर्फ शुरुआत है, पूरी तरह पुनर्निर्माण में लंबा समय लगेगा। पर अब उसके पास आशा थी। सुबह के 4 बज चुके थे। आदित्य पसीने से तरबतर था, उसकी टी शर्ट और शॉर्ट्स पूरी तरह भीग चुके थे। लेकिन वह बार बार पहले चरण का अभ्यास करता रहा। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई, तब उसने साधना रोक दी। उसने दंत्यान को ध्यान से महसूस किया, अब वहां हल्का सा आकार बनना शुरू हो चुका था। खुशी से फूट पड़ने की इच्छा को उसने रोका। वह उठा, खिड़की खोली और बाहर झांकते हुए तेज रोशनी में नहाई सड़क को देखा। आदित्य के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे विश्वास था, बहुत जल्द उसका टूटा हुआ दंत्यान पूरी तरह पुनः निर्मित हो जाएगा। और इस बार, वह पहले से भी कहीं आगे जाएगा। आदित्य ने वह चर्मपत्र तकिया के नीचे सरका दिया और जैसे ही वह बॉक्स वापस रखने को हुआ, उसे याद आया कि आज उसे प्रिया के साथ उसकी मां के जन्मदिन की दावत में जाना है। उसने बॉक्स से एक छोटा सा बैग निकाला और अपनी जेब में डाल लिया। हालांकि उसने पूरी रात नींद नहीं ली थी, फिर भी उसे जरा भी थकावट महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वह पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ था। काफी समय हो गया दौड़ भाग किए हुए, कुछ चक्कर लगा लेता हूं। कहते ही उसने अपनी टांगें हल्की की और दरवाजे से बाहर निकल गया। प्रिया से शादी के 6 महीने बाद से यह पहला मौका था जब आदित्य इतनी सुबह उठा था। अपने साधना नष्ट होने और साथियों के विश्वासघात के दोहरे आघात के बाद वह खुद को लगभग छोड़ ही चुका था और बीते कुछ महीने जैसे तैसे काट रहा था। लेकिन पिछली रात नवयोग्य दिव्य साधना का अभ्यास करने के बाद उसे एक नई उम्मीद मिली थी और उसने जीवन में फिर से उम्मीद देखी थी। ग्रैंड एपोक कोर्ट एक विला कॉलोनी थी, जो शहर के केंद्र से बहुत दूर नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां शांति थी। जब वह कॉलोनी से बाहर निकला, सड़कों पर लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे और नाश्ते की दुकानों से भाप उठ रही थी। कुछ ही देर में दौड़ते हुए उसकी नज़र सामने से आती एक महिला पर पड़ी जो जॉगिंग कर रही थी। उसने पोनीटेल बांध रखी थी, काले स्पोर्ट्स ब्रा और टाइट्स में उसका गठीला शरीर साफ झलक रहा था। उसकी त्वचा गेहुए रंग की थी, कमर पतली और उभार स्पष्ट। हल्के से एब्स की झलक भी दिखाई दे रही थी। आदित्य ने केवल एक सरसरी नजर डाली, उसकी सुंदरता को सराहा, और आगे दौड़ गया। सुबह की ताजगी में दौड़ना हमेशा खास लगता है। लगभग आधे घंटे बाद वह वापस लौटने लगा। तभी उसने देखा कि वही महिला सड़क के किनारे रेलिंग के सहारे खड़ी थी, एक जूता उतारा हुआ था और चेहरे पर तकलीफ झलक रही थी। आदित्य दौड़ता हुआ उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? चोट लग गई है? हाँ, आगे सड़क की मरम्मत हो रही थी, वहीं पैर मुड़ गया। चलने की कोशिश की, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, महिला ने कहा, भौहें सिकोड़ते हुए। अगर आपको ऐतराज न हो, तो मैं देख सकता हूँ, आदित्य ने सहजता से कहा। आप डॉक्टर हैं? उसने पूछा। नहीं, आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन मोच का इलाज कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हामी भरी। आदित्य नीचे झुका, उसका पैर उठाया और अपने घुटनों पर रख लिया। सच कहें तो, उसका पैर बेहद नाजुक और कोमल था। आदित्य ने अनजाने में उसे हल्के से सहलाया। महिला एक हल्का झटका खाकर सिहर गई। अब जब वह देख रही थी कि उसका पैर कोई अजनबी सहला रहा है, तो चेहरे पर लाली छा गई। कुछ देर बाद, उसने ध्यान से देखा कि वह युवक पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए है, उसकी आंखों में कोई गलत भाव नहीं था। वह एक क्षण के लिए अलग ही प्रतीत हो रहा था। करीब 5 मिनट बाद उसे उस जगह पर गर्माहट महसूस हुई जहां आदित्य उसकी मोच दबा रहा था। थोड़ी देर और बीती, आदित्य ने उसका पैर नीचे रखा और बोला, ठीक है, जूता पहनिए और चलकर देखिए। इतनी जल्दी? उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन जूता पहनकर जैसे ही कदम बढ़ाया, दर्द गायब था। वह दंग रह गई। इतनी जल्दी आराम मिल जाना आम बात नहीं थी।
आप पक्के से डॉक्टर नहीं हैं? उसने फिर पूछा। नहीं। आदित्य ने कंधे उचका दिए, हाथ हिलाया और आगे दौड़ गया। अजीब आदमी है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसे अपने रूप और काया पर हमेशा भरोसा रहा था। ये पहला पुरुष था जिसने जानबूझकर उससे बात करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जैसे बचने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य के लिए ये सब बस एक छोटी सी बात थी, उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। जब वह विला लौटा, समय करीब 6 बजे था। उसे आता देख वांग माँ, जो सफाई कर रही थी, चौंक गई जैसे कोई भूत देख लिया हो। वांग माँ, ऐसा चेहरा क्यों बना लिया? कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं देखा? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे ही तो लग रहा है, उन्होंने मन में कहा, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोली। दामाद जी, आज इतनी सुबह कैसे उठ गए? वांग माँ, जो प्रिया के बचपन से देखभाल करती आई थी, शादी के बाद भी साथ आई थी। नींद नहीं आ रही थी, तो उठ गया, आदित्य ने जवाब दिया और रसोई की ओर बढ़ा। आज नाश्ता मैं बनाता हूँ, आप आराम कीजिए। वांग माँ हैरान रह गईं। अरे दामाद जी, आप ये काम कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, सब एक ही घर में रहते हैं, कौन करता है इससे क्या फर्क पड़ता है? आदित्य ने उन्हें रसोई से बाहर कर दिया और फ्रिज से सामान निकालने लगा। वह उसे इतने कुशलता से काम करते देखती रही। आज इसे क्या हो गया है? एकदम बदल ही गया। उन्होंने मन ही मन सोचा और मुस्कुराई, काश ये हमेशा ऐसा ही रहे, तो छोटी मालकिन के लिए बड़ी खुशी होगी। कुछ ही देर में नाश्ते की टेबल पूरी सज चुकी थी, भारतीय और पश्चिमी दोनों व्यंजन। इसी दौरान प्रिया ऊपर से उतर रही थी। वांग माँ, आज क्या बनाया है आपने? बड़ी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। प्रिया ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। वांग माँ मुस्कुराई, आज का खाना मैंने नहीं, आपके पति ने बनाया है। नाश्ता तैयार है, आइए वांग माँ, साथ में खाए। आदित्य हाथ में गरम खिचड़ी लेकर रसोई से निकला और उसकी नजर ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी प्रिया पर पड़ी। एक पल के लिए वह ठिठक गया। प्रिया ने सिल्क की पतली नाइटी पहनी थी, जिसमें उसकी सफेद, पतली टांगें और उभार साफ दिखाई दे रहे थे। वो सीढ़ियों पर खड़ी थी और आदित्य नीचे था, कोण इतना परफेक्ट था कि उसका दिल एक पल को उछल गया। प्रिया को अचानक एहसास हुआ कि आदित्य की नजरें जैसे उस पर टिकी हुई थीं। वह घबरा कर झट से नीचे झुकी और खुद को देखा, फिर चौंक कर पीछे हट गई। आह! प्रिया ने हल्की चीख निकाली और तेजी से ऊपर की ओर भागी। कुछ ही पल बाद एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद होने की गूंज आई। आदित्य ने अपनी नजरें हटा लीं, होंठ टेढ़े करते हुए बुदबुदाया, क्या जरूरत थी इतनी ड्रामा की? वांग माँ, जो ये सब देख रही थी, मुस्कुराकर सिर हिलाती रही और सफाई में लगी रही। दरवाजा बंद करके प्रिया उस पर टिक गई और अपनी तेज धड़कनों को थामने के लिए सीने पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर हल्की गर्मी सी महसूस हो रही थी। कितनी शर्मनाक बात है, ये झक्की इतनी सुबह उठ क्यों गया? असल में, इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं थी। जब से उनकी शादी हुई थी, आदित्य कभी सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठा था। कभी कभी तो दोपहर तक सोता ही रहता था। इसलिए जब प्रिया सुबह उठती, तो उसे घर में किसी और पुरुष की उपस्थिति का ख्याल भी नहीं आता, भले ही वो पुरुष नाम का उसका पति था। करीब 15 मिनट बाद, प्रिया खुद को संभाल चुकी थी और कपड़े बदलकर नीचे आई। जब उसने टेबल पर सजा हुआ नाश्ता देखा, तो शक के साथ पूछा, ये सब तुमने बनाया? आदित्य दलिया खा रहा था। प्रिया की बात सुनकर उसने सिर उठाया, उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। ये देखकर प्रिया थोड़ी झुंझला गई। पर जब आदित्य नहीं बोला, तो कोई और बोल पड़ा। वांग माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ बिटिया, मैंने अपनी आंखों से देखा, छोटे मालिक ने ही सब बनाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है। वांग माँ, अब काम छोड़ो, आकर हमारे साथ नाश्ता करो, आदित्य ने विनम्रता से कहा। अरे वाह, आज तो वांग माँ की किस्मत खुल गई, छोटे मालिक के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। वांग माँ ने हंसते हुए कहा, बिटिया, तुम भी बैठो और खाओ। प्रिया थोड़ी देर रुकी, आदित्य के बर्ताव से चिढ़ी हुई थी। वो आमतौर पर आदित्य के बनाए खाने को हाथ नहीं लगाती। लेकिन टेबल पर रखे नाश्ते की खुशबू और साज सज्जा ने उसकी भूख को जगा दिया था। वांग माँ, जो सालों से प्रिया को जानती थी, उसे बिना कुछ कहे पकड़कर बिठा देती है और प्रिया भी बैठ जाती है। आदित्य ने वांग माँ के लिए एक छोटी कटोरी में दलिया परोसा, लेकिन प्रिया को नजरअंदाज किया। प्रिया को साफ समझ आ गया कि आदित्य जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहा है। उसके माथे पर शिकन आ गई। वांग माँ ने ध्यान रखते हुए प्रिया को एक सैंडविच पकड़ा दिया।
वाकई बहुत स्वादिष्ट है छोटे मालिक, आपकी दलिया तो कमाल की बनी है, वांग माँ ने चखते ही तारीफ कर दी। प्रिया ने वांग माँ की तरफ देखा और सोचा, इतना बड़ा चढ़ाकर कहने की क्या जरूरत है, आखिर एक कटोरी दलिया ही तो है। थोड़ी चिढ़ में आकर उसने सैंडविच का एक टुकड़ा खाया और एकदम उसकी आंखें चमक उठीं। बस एक हल्के से कौर में उसे लगा कि उसने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। उसका स्वाद और अनुभव दोनों बेमिसाल थे। प्रिया ने पूरा सैंडविच चुटकियों में खत्म कर डाला और पल भर में अपने गुस्से को भुला दिया। फिर उसने लगातार 2 कटोरी दलिया और बाकी पकवान भी खा लिए जब तक कि उसका पेट भर नहीं गया। जैसे ही वह रुकी, उसे एहसास हुआ कि आदित्य और वांगमा दोनों उसे देख रहे थे। आदित्य हैरान था और वांगमा की मुस्कान में कुछ खास मजा छिपा हुआ था। ये देखकर प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। प्रिया ने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। पूरे रास्ते ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते भी प्रिया का दिल धड़कता रहा। लेकिन अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया। ये झक्की आज इतनी सुबह उठा कैसे? और ऊपर से नाश्ता बना डाला। कहाँ से सीखा ये सब? इतना अच्छा खाना वो बना कैसे सकता है? प्रिया कोई अनुभवहीन औरत नहीं थी। उसने दुनिया भर की सबसे उम्दा चीजें चखी थी, लेकिन आदित्य के बनाए उस साधारण से नाश्ते जैसा स्वाद उसे कहीं नहीं मिला। उसकी नजरों में आदित्य हमेशा एक निकम्मा इंसान था, जिसके अंदर एक भी अच्छाई नहीं थी। उसे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि ऐसा इंसान इतना जबरदस्त खाना भी बना सकता है। उसे ये नहीं पता था कि आदित्य ने खाना बनाना एक ऐसे सन की गुरु से सीखा था जो माइशेलिन 3 स्टार शेफ्स के खाने को भी कूड़ा समझता था। सोचिए, 20 साल तक एक पागल किस्म के गुरु से रोज अभ्यास कराने पर किसी के भी हाथ में हुनर आ ही जाता, और आदित्य तो वैसे भी किसी भी काम को गहराई से समझने वाला था। इसलिए उसका बेहतरीन खाना बनाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। आदित्य को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यूं ही बनाया गया नाश्ता प्रिया के दिल में इतनी उथल पुथल मचा देगा। और अगर पता भी होता, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया के निकलते ही आदित्य भी बाहर चला गया, नौकरी की तलाश में। वो अब साधारण जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए यूं ही घर पर बैठना अब उसके लिए बेकार था। शायद ये उसके जीवन की पहली बार थी जब वो खुद नौकरी ढूंढने निकला था। कोई और रास्ता न सूझा तो वो सीधे जॉब मार्केट ही पहुंच गया। रास्ते में एक ऊंची बिल्डिंग के नीचे उसे कई जॉब विज्ञापन लगे दिखे, सभी बेल ग्रुप के थे। कोई सेल्समैन, कोई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, कोई सीनियर इंजीनियर या पीआर डायरेक्टर, और कुछ आम पद जैसे सिक्योरिटी गार्ड या ड्राइवर। आदित्य कभी नौकरी को वेतन के आधार पर नहीं देखता था। उसका मकसद था आम जिंदगी में खुद को ढालना। सोचने के बाद उसने ड्राइवर की नौकरी के लिए आवेदन करने का मन बनाया। मुख्य वजह यह थी कि उसे आज़ादी चाहिए थी। वो हमेशा से बंधनों से दूर रहना चाहता था। ऑफिस में बंधे बंधाए काम उसे बिल्कुल नहीं भाते थे। जब वह बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर पहुंचा, वहां पहले से ही काफी लोग एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़े थे, धीमी धीमी बातें कर रहे थे। भाई साहब, किस पोस्ट के लिए आए हो? एक गोल मटोल, हंसमुख सा आदमी बगल में आ खड़ा हुआ। ड्राइवर, भाई, सही चुनाव किया है। बेल ग्रुप की जितनी अफसर महिलाएं हैं, सब एक से बढ़कर एक सुंदरियां हैं। वो आदमी माथा ठोकते हुए बोला, मुझे क्यों नहीं ध्यान आया कि ड्राइवर की पोस्ट पर ही अप्लाई करता। ये तो खूबसूरतियों के पास रहने का सीधा मौका है। आदित्य समझ गया कि वो बस मजाक में कह रहा है। असल में कोई भी अगर बेहतर विकल्प हो, तो ड्राइवर नहीं बनना चाहेगा। क्या सच में बेल ग्रुप में इतनी सुंदरियां हैं? आदित्य ने कुछ हैरानी से पूछा। अरे भाई, पूरे जीलिंग में ये बात मशहूर है कि सबसे ज्यादा और सबसे सुंदर लड़कियां बेल ग्रुप में ही हैं। एक आदमी, जो अरमानी सूट पहने था, बीच में बोल पड़ा। फिर यहाँ तो सिर्फ मर्द ही दिख रहे हैं, एक भी औरत नजर नहीं आई। आदित्य ने गौर किया कि वहां सब इंटरव्यू देने वाले मर्द ही थे। आपको नहीं पता, शायद लड़कों और लड़कियों के इंटरव्यू अलग अलग होते हैं, गोलमटोल आदमी बोला, जिसे इन सब की खासी जानकारी थी। औरतों का जिक्र होते ही मर्दों की बातचीत तेज हो जाती है। चंद ही पलों में सब उस गोलमटोल आदमी के पास आ गए और बेल ग्रुप की सुंदरियों पर चर्चा शुरू हो गई, यहाँ तक कि मन ही मन उनकी रैंकिंग तक करने लगे। एक आकर्षण से भरी मंझले उम्र की महिला वहां से गुजरी। जो लोग पीआर डायरेक्टर की भर्ती में भाग ले रहे हैं, कृपया कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर बैठ जाएं। 15 मिनट में डायरेक्टर सोनाली स्वयं आकर टेस्ट पेपर बांटेंगी, महिला ने सपाट स्वर में कहा। अरे, डायरेक्टर सोनाली खुद आ रही हैं। मेरी देवी,
मैं अपनी देवी से मिलने वाला हूँ। आ जाना वाकई सही फैसला था। अब एक बार तो बेल कॉर्पोरेशन की 3 स्वर्ण सुंदरियों में से एक को देख सकूंगा। डायरेक्टर सोनाली के आने की बात सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। ये सब देखकर आदित्य को भी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये डायरेक्टर सोनाली हैं कौन। भाई, मैं अंदर जा रहा हूँ। मोटा लड़का आदित्य के कंधे पर थपकी मारकर मुस्कुराया। करीब 1 दर्जन लोग कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए, लेकिन जब अंदर पहुंचकर देखा कि सभी सीटें भर चुकी हैं, तो वही मंझले उम्र की महिला बाकी बचे लोगों को रोकते हुए बोली, बाकी लोगों को अब 2 घंटे बाद वाले बैच का इंतजार करना होगा। ये कहकर वह महिला वहां से चली गई। जिन्हें सीट नहीं मिली, वे निराश होकर बाहर निकल गए। 2 घंटे यूं ही बैठकर समय गंवाने से बेहतर था थोड़ी देर टहल लेना। लेकिन आदित्य वहीं रुका रहा क्योंकि सिक्योरिटी विभाग की भर्ती 20 मिनट में शुरू होने वाली थी और ड्राइवर की भर्ती, जिसके लिए वह आया था, उसी विभाग के अंतर्गत आती थी। तभी 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि वह मोटा लड़का जो अभी अंदर गया था, अजीब चाल में माथा सिकोड़ते हुए बाहर निकला। भाई, एक मदद कर, मेरी सीट पकड़ ले, मैं जरा वॉशरूम हो आता हूँ। वह पीड़ा से बोला, लगता है कल जो झींगा खाया था, ठीक से साफ नहीं था। किस्मत देख मेरी। ठीक है, लेकिन जल्दी कर। आदित्य ने सोचा कि अभी 20 मिनट बाकी हैं, तो इतनी छोटी सी मदद करने में क्या जाता है। धन्यवाद भाई, आज रात खाना मेरी तरफ से। मोटे ने हाथ जोड़कर कहा। कुछ नहीं, छोटी सी बात है। जल्दी जा। आदित्य की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह लड़का भागता हुआ वॉशरूम की ओर चला गया। आदित्य ने सिर हिलाया और अंदर जाकर आखिरी खाली सीट पर बैठ गया। वह देख रहा था कि लोग अब भी उसी रहस्यमयी मानव संसाधन निदेशिका सोनाली के बारे में चर्चा कर रहे थे। हालांकि चर्चा तेज थी, लेकिन उनमें से बहुत कम ने सोनाली को असल में देखा था। ज्यादातर बातें सुनी सुनाई थी, और अब सब उनकी एक झलक पाने को उतावले थे। लेकिन आदित्य इन सब बातों में ज्यादा नहीं उलझा था, बल्कि अब उसे बेचैनी हो रही थी। 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन वह मोटा लड़का अब तक नहीं लौटा था। उसके पास उसका नंबर भी नहीं था, तो इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। उसी वक्त हॉल के बाहर से ऊंची एड़ी की सैंडल की टक 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 की आवाज आने लगी। फिर कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और एक हल्की सी खुशबू अंदर फैल गई। दरवाजा खुलते ही सबकी निगाहें घूम गईं और साथ ही सूखे गले से निकलती ग्लुक ग्लुक जैसी आवाजें सुनाई दी। आदित्य ने ऊपर देखा, एक खूबसूरत शहरी महिला ऑफिस ड्रेस में, लंबी पतली, जिसकी शारीरिक रेखाएं काले प्रोफेशनल कपड़ों में और भी उभर रही थीं। आदित्य को आश्चर्य हुआ, वह महिला बहुत ही नाजुक और शालीन दिख रही थी, कुछ कुछ वैसी ही जैसे कल रात पानी से बचाई गई महिला, लेकिन उसके चेहरे की कठोरता किसी जानी पहचानी सी लग रही थी। आदित्य ने एक नज़र डालकर निगाहें हटा लीं, लेकिन जब उसकी नज़र बाकी लोगों पर पड़ी, तो वह देखकर चौंका, सबके मुंह खुले थे, कुछ तो लार टपकाने ही वाले थे। सोनाली इस सब की आदी लग रही थी, लेकिन जब उनकी नज़र आदित्य पर पड़ी, तो वह क्षण भर को चौंक गईं, उसकी आंखों में एक विचित्र शांति थी। सोनाली ने पहली बार किसी ऐसे पुरुष को देखा जो उनकी सुंदरता से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। उन्होंने दोबारा देखा, आदमी साधारण सा दिखता था, लेकिन चेहरे पर एक परिपक्वता थी, जैसे उम्र 40-50 के बीच हो, जबकि वह तो 20 के दशक में लग रहा था। ये विचार बस क्षणिक थे। उन्होंने कमरे का निरीक्षण किया और फिर बोली, अब मैं टेस्ट पेपर बांटने जा रही हूँ। कृपया परीक्षा के दौरान शांति बनाए रखें और नियमों का पालन करें। इसके बाद उन्होंने पेपर बांटना शुरू कर दिया। आदित्य को बेचैनी होने लगी, वह मोटा लड़का अभी तक नहीं लौटा। जब सोनाली ने आदित्य के सामने पेपर रखा, तो उसने झट से कहा, माफ कीजिए, मैं पीआर डायरेक्टर की परीक्षा देने नहीं आया हूँ। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? सोनाली ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं तो ड्राइवर के इंटरव्यू के लिए आया हूँ, शायद गलती से यहाँ बैठ गया। आदित्य ने जानबूझकर यह नहीं बताया कि वह मोटे के लिए सीट बचा रहा था, ताकि कोई झंझट न हो। अब जब यहाँ बैठ ही गए हो, तो बैठे रहो। परीक्षा शुरू हो चुकी है, कोई बाहर नहीं जा सकता। जाना है तो आधे घंटे बाद पेपर जमा करके जाना पड़ेगा। आदित्य का जवाब सुनकर सोनाली ने उसे एक तीखी नजर से देखा, मानो कह रही हो, और भी कोई घटिया बहाना नहीं सूझा क्या? अब कोई रास्ता नहीं था, तो आदित्य ने तय किया कि आधे घंटे बाद खाली पेपर जमा कर देगा और फिर ड्राइवर की परीक्षा के लिए चला जाएगा, थोड़ी देर से ही सही।
पेपर बढ़ते ही सभी लोग सवाल हल करने में जुट गए, कुछ सुंदरियों की संगति पाने की चाह में और कुछ बेल कॉर्पोरेशन की ऊंची सैलरी के कारण। लेकिन एक आदित्य ही था जो खाली बैठा था। उसने अब सोनाली को देखना शुरू कर दिया। सामने बैठी थी, काले पेंसिल स्कर्ट में उनकी पीठ की खूबसूरत रेखा उभर रही थी। उनकी लंबी टांगें, काले स्टॉकिंग्स में लिपटी हुई, एक दूसरे पर क्रॉस करके हौले हौले हिल रही थी। ऊंची एड़ी की सैंडल थोड़ी सी झुकी हुई थी, और बालों की कुछ लंटें नीचे गिर रही थीं। सोनाली को जैसे कुछ आभास हुआ। उन्होंने ऊपर देखा, आदित्य की निगाहें उन पर थीं, और वह भी सीधी उस जगह पर। सोनाली को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा था कि वह लड़का शरीफ है, पर निकला वही घूरने वाला आदमी। उन्होंने आदित्य को तीखी नजर से देखा, लेकिन वह तो अब भी शांत भाव से उन्हें देखे जा रहा था। सोनाली को बहुत असहज महसूस हुआ, जैसे अदृश्य हाथ उन्हें छू रहे हों, जैसे शरीर में हजारों चींटियां दौड़ रही हों। ऐसी वीडियो देखने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए मैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें। खबरें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में।